हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे 30 और 31 मई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। इस मंथ का ये लास्ट सेशन होगा और एसएससी बैंकिंग रेलवे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। मेरा नाम है विकास शर्मा। क्वेश्चन ऑफ द डे से स्टार्ट करते हैं। ये जो आपको पर्वत श्रृंखला यहाँ पर दिखाई दे रही है, इसका नाम है एगुली डी मिडी। तो ये जो एगुली डू मिडी जो पर्वत शिखर है, वो आपको बताना है कि किस पर्वत श्रृंखला में ये बेसिकली स्थित है, कौन से माउंटेन रेंज में ये वाला जो पीक है वो यहाँ पर आता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बार अगर आपने थोड़ा सा जो है ज्योग्राफी या फिर और डीप में अगर चीज़ें पढ़ी होंगी तो आप इस आंसर जरूर इस क्वेश्चन का दे पाएंगे। जनरल अनिल चौहान हैज़ रिटायर्ड फ्रॉम विच सिग्निफिकेंट पोजीशंस इन इंडिया। आपसे कहा गया कि जनरल अनिल चौहान जो है अब जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन से इनकी सेवानिवृत्ति जो है वो हो चुकी है और ये जो है सीडीएस के पद से रिटायर्ड हुए हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, तो सीडीएस जनरल अनिल चौहान अब ये रिटायर्ड हो चुके हैं आफ्टर ओवर 4 डिकेड्स ऑफ द मिलिट्री सर्विस। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा लंबा समय जो इंडियन मिलिट्री सर्विसेज हैं उसमें यहाँ पर दिया। कह सकते हैं कि पूरा जीवन जो है वो इन्होंने भारतीय जो आर्मी है उसकी सेवा में दी है। इनका मेन फोकस था कि जो डिफेंस है उसमें मॉडर्नाइजेशन हो, मतलब कि जो आधुनिक हथियार हैं उनको लाया जाए ताकि जो हमारी तीनों सेनाएं हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इनके बीच जो है एक बेहतर तालमेल, बेहतर सिनर्जी जो है वो यहाँ पर डेवलप हो चुके। तो ये हैं हमारे यहाँ के जो जनरल अनिल चौहान जी, और ये रिटायर्ड हुए हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोस्ट से। 4 डिकेट्स, लगभग 40 साल जो है इन्होंने इसमें इंडियन आर्मी में अपना टाइम दिया है और अब ये जो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टार जो पोजीशन है इससे ये रिटायर्ड हुए। ये एक 4 स्टार ऑफिसर होते हैं इंडियन आर्म फोर्सेस में और ये जो पोस्ट है वो 2019 में क्रिएट की गई थी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कारगिल रिव्यू कमेटी है, उसके रिकमेंडेशन पर इस पोस्ट को जो है वो यहाँ पर क्रिएट किया गया था। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि जो फर्स्ट सीडीएस हैं वो कौन थे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे, उनका नाम आप जरूर बताइएगा। ऑन विच डेट इज गोवा स्टेटहुड डे सेलिब्रेटेड एनुअली। आपसे कहा गया है कि जो गोवा का जो स्टेटहुड डे है वो अभी रिसेंट में सेलिब्रेट हुआ और ये था 39th। तो ये जो मनाया गया वो था 30 मई को। तो 30 मई को गोवा का जो है अभी राज्य स्थापना दिवस, जिसको हम बोलते हैं स्टेटहुड डे, सेलिब्रेट किया गया और ये जो है इस बार का 39th स्टेटहुड डे था जो मई 30 2026 को सेलिब्रेट किया गया। 18 जो 1987 थी तो उस दिन जो है गोवा को भारत का 25वां राज्य यहाँ पर बनाया गया था। तो जो 25th स्टेट है वो इंडियन यूनियन का, तो गोवा बना था 1987 में। और आपको बताना चाहूँगा कि उससे पहले जो है ये एक यूनियन टेरिटरी था, केंद्र शासित प्रदेश था। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। हिंदी जर्नलिज्म डे ये भी 30 मई को सेलिब्रेट किया जाता है, जिसको बोलते हैं हिंदी पत्रकारिता दिवस। ठीक है, क्योंकि क्या हुआ था कि जो 30 मई 1826 था उस दिन पहला हिंदी अखबार जो है वो यहाँ पर छपा था। तो ये क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर इम्पोर्टेंट रहेगा कि फर्स्ट जो आपका हिंदी का जो न्यूज़पेपर था ये कब आया था। तो ये आया था मई 30 1826 को। ठीक है, तो ये था उदंत मार्तंड द राइजिंग सन और ये पब्लिश था पंडित जुगल किशोर शुक्ला इन कोलकाता में। तो ये जो छोटे छोटे फैक्ट्स हैं ना, ये आपके लिए जानने ज़रूरी हैं। तो ये एक हिस्ट्रिक माइलस्टोन था जो कि हमें हिंदी जर्नलिज्म डे 30 मई को मनाने पर जो है हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं 30 मई को। ओके, इंडिया हैज़ बिन अवॉर्डेड द लवित्तम अवार्ड्स फॉर द एक्सलेंस इन विच सेक्टर। आपसे कहा गया है कि जो भारत को लवित्तम पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाता है। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि जो इंडियन हज मिशन है इसको सऊदी अरब सरकार की तरफ से 2 बड़े लवोत्तम जो अवार्ड्स हैं वो मिले हैं। ये जो सम्मान है वो भारत को हज की जो अच्छी व्यवस्था है, जो कोऑर्डिनेशन है और यात्रियों के साथ जो बेहतर कम्युनिकेशन है उसके लिए जो है ये यहाँ पर दिया जाता है। तो ये है हज कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन के लिए। आपको बताना चाहूँगा कि ये जो अवार्ड है वो सऊदी अरब में खितमाहू मिस्क इसके नाम से एक जो कार्यक्रम होता है, तो ये इम्पोर्टेंट यहाँ पर रहेगा। तो खितमाहू मिस्क जो प्रोग्राम है और इसी की वजह से जो है एक कार्यक्रम में जो है वो दिया गया जो हज सीजन ख़त्म होने पर जो है आयोजित
किया जाता है। ठीक है, तो ये जो लघुत्तम अवार्ड्स हैं ये एक खितमानु मिस्क एक सेरेमनी होती है वहाँ पर, तो इसके मौके पर जो है ये दिया गया। तो आपको जानना है कि कौन सी संस्था देती है, तो सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्राह जो ये है वो यहाँ पर जो है ये वाला अवार्ड प्रोवाइड कराती है। ठीक है, इसके द्वारा जो है यहाँ पर दिया जाता है ताकि जो हज कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन सर्विसेज जो है वो ज़्यादा बढ़िया रही 2026 पिलग्रिमेज में। ठीक है, Which country organized a special exhibition on Buddhist heritage during the Vesak Festival 2026? तो आपसे कहा गया कि बैसाख महोत्सव 2026 के दौरान किस देश ने बौद्ध विरासत पर एक विशेष प्रदर्शनी जो है इसका आयोजन किया। तो आपको बताना चाहूँगा श्रीलंका के जो एक मातारा शहर है ना, तो वहाँ पर 2026 में जो नेशनल बैसाख फेस्टिवल है ये मनाया गया और भारत ने जो है बुद्धिस्ट हेरिटेज इंडिया नाम की एक स्पेशल प्रदर्शनी जो है वो यहाँ पर लगाई। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो बैसाख महोत्सव है ये कहाँ पर हुआ, तो श्रीलंका में, और भारत ने एक स्पेशल एग्जीबिशन किया जिसका नाम था बुद्धिस्ट हेरिटेज। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा। तो ये आपसे क्वेश्चन यहाँ पर दो बन सकते हैं कि पहले ये तो कहाँ पर हुआ है, तो जो नेशनल बैसाख फेस्टिवल जो है ये मात्र श्रीलंका में हुआ है। ठीक है, तो ये आपसे वेन्यू पूछेगा और भारत ने यहाँ पर शोकेस किया एक रिच एंड स्पिरिचुअल लेगेसी थ्रू अ स्पेशल एग्जीबिशन दैट इज़ नोन एज अ बुद्धिस्ट हेरिटेज ऑफ इंडिया। तो इस प्रदर्शनी का बेसिक ऑब्जेक्टिव यही था कि भारत और श्रीलंका के बीच में जो पुराने धार्मिक और सांस्कृतिक रिश्ते हैं वो और भी ज़्यादा जो है वो यहाँ पर मजबूत हो। अब देखो बुद्धिस्ट हेरिटेज में क्या होता है कि जो भगवान बुद्ध हैं इनके जीवन से जुड़ी जैसे जो पुराने मोनेस्ट्रीज जो थे ना, मठ और स्तूप, तो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम जब कुछ नॉलेज गेन करते हैं तो हम उसको बोलते हैं बुद्धिस्ट हेरिटेज। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर रहेगा। और श्रीलंका में जो है ये बैसाख फेस्टिवल हुआ तो इसमें जो भारत ने अपनी प्रदर्शनी रखी और जो गौतम बुद्ध हैं तो इनकी विरासत को दुनिया के सामने रखा। और आप देखेंगे कि भारत और श्रीलंका के बीच में जो ये एक जुड़ाव है ना ये काफ़ी पुराना है, जो सम्राट अशोक के समय से जो है वो यहाँ पर चलता हुआ आ रहा है। अब कैसे, क्योंकि ये जो दोनों कार्यक्रम हैं वो एक ऐतिहासिक और एक हम कह सकते हैं कि जो कल्चरल बेसिस पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इस वजह से जो है ये न्यूज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रहेगी। और आप देखेंगे कि जो बैसाख का महीना होता है ना तो उसमें हम ये कह सकते हैं लूनर मंथ। ठीक है, जो चंद्रमा की कलाओं पर आधारित जो है ये एक मंथ होता है। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ द योगोत्सव 2026? तो आपको बताना चाहूँगा कि जो महाराष्ट्र का लोनावाला है तो इसमें योगोत्सव 2026 का आयोजन हुआ। यह जो है इंडियन योगा एसोसिएशन जिसको हम लोग बोलते हैं IYA, इसका जो है 6th नेशनल कॉन्क्लेव जो है वो यहाँ पर था। तो इसकी थीम पूछी गई है, थीम क्या थी, तो ये थी सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी इन योगा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा जिसको बोलते हैं योगोत्सव। तो थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में ले सकते हैं। ये जो है एडिशन अगर आपसे पूछा है कि कौन सा एडिशन था तो ये था 6th एडिशन जो नेशनल कॉन्क्लेव का योगोत्सव 2026 का, और ये किया गया इंडियन योगा एसोसिएशन जिसको बोलते हैं IYA इसके द्वारा। और हुआ कहाँ पर है, लोनावाला महाराष्ट्र का जो है कैल धामा योगा इंस्टीट्यूट यहाँ पर। और इस बार जो है सेलिब्रिटी डाइवर्सिटी इन योगा ये इसकी जो है थीम इस साल की थी, जिसका मतलब यही है कि योग की अलग अलग पद्धतियाँ मिलकर जो है वो इंसान की भलाई के लिए यहाँ पर काम करती हैं। और इस कार्यक्रम में जो योग गुरु हैं और जो पॉलिसी मेकर्स हैं और अलग अलग जो यूथ हैं इन सभी ने यहाँ पर हिस्सा लिया। तो आपसे पूछा जाएगा कौन सा एडिशन था, तो ये था 6th एडिशन। ठीक है, तो इस वजह से जो है ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा। Who has been appointed as the 48th Vice Chief of the Naval Staff VCNS of the Indian Army? आपसे कहा गया है कि जो वाइस एडमिरल हैं तो भारतीय नौसेना के 48वें वाइस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ जो है उसके रूप में किसने कार्यभार संभाला है, तो इनका नाम है अजय कोचर। तो अजय कोचर जो है ये भारतीय नौसेना के 48th वाइस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ के तौर पर जो है इन्होंने कार्यभार संभाला है। और अगर इनकी बात की जाए तो पिछले 37 सालों से ये जो है देश की सेवा कर रहे हैं और काफ़ी जो है इन्होंने अपना जीवन भारतीय जो सेना है उसमें यहाँ पर दिया। और आपको बताना चाहूँगा कि जो गनरी तोप और मिसाइल सिस्टम है ना उसके ये एक्सपर्ट भी माने जाते हैं। तो उस वजह से जो है ये और भी ज़्यादा चर्चा में है। और इससे पहले जो है वे अंडमान और निकोबार कमांड के प्रमुख जो हैं वो रह चुके हैं, जहां उन्होंने तीनों सेवाएं जो हमारी आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, इसके साथ जो है यहाँ पर इन्होंने काम
किया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कमांडर इन चीफ ऑफ द अंडमान एंड निकोबार कमांड, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट यहाँ पर रहेगा। और आपको एक चीज़ यहाँ पर और बताना चाहूँगा कि इनका जो कार्यकाल है वो काफ़ी शानदार यहाँ पर रहा है। और आप देख पाएंगे कि इन्होंने अपने कैरियर में जो INS विक्रमादित्य जैसे बड़े युद्धपोत जो हैं उनकी कमान भी यहाँ पर इन्होंने संभाली थी। और NDA के कमांडेंट के रूप में जो है वो जो यूथ है उनको रेडी किया और अलग अलग तरीके से जो सेवाएं हैं वो इन्होंने दी और उन्हें जो है परम विशिष्ट सेवा मेडल से भी नवाजा गया 2026 में। तो ये चीज़ यहाँ पर फैक्ट बेस में आपको पता होनी चाहिए। और आपको बताना चाहूँगा कि ये जो पद संभालने से पहले उन्होंने जो नेशनल वॉर मेमोरियल है वहाँ पर ये गए और वहाँ पर दिल्ली में जाकर जो है इन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि भी यहाँ पर दी। भारत सरकार द्वारा शिक्षण संस्थानों में तंबाकू मुक्त जो मानदंड है इनकी निगरानी के लिए हाल ही में लॉन्च किया गया एक मोबाइल एप्लीकेशन है। तो उसका जो है नाम यहाँ पर क्या है, तो आपसे पूछा गया व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मोबाइल ऐप रिसेंटली लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टबैको फ्री नॉर्म्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो ये जो एप्लीकेशन है ये TOFEI टबैको फ्री एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एप्लीकेशन। तो अभी क्या हुआ है कि हर एक साल 31 मई को जो है वर्ल्ड तंबाकू जो नो डे है वो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड नो टबैको डे। इसको बोलते हैं विश्व तंबाकू निषेध दिवस। तो इसका मकसद ये होता है कि पूरी दुनिया में कि तंबाकू जो है वो सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और इसका सेवन नहीं करना चाहिए। इस बार जो 2026 के लिए जो इसकी थीम है वो है अनमास्किंग द अपील काउंटरिंग निकोटीन एंड टबैको एडिक्शन। मतलब ये है कि जो तंबाकू कंपनियां हैं वो युवाओं को बहलाने के लिए जो मार्केटिंग करती हैं उससे युवाओं को बचाना बहुत ज़रूरी है। भारत की जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं सुश्री पुण्य सलीला श्रीवास्तव, इन्होंने स्कूल और कॉलेज के लिए एक नया TOFEI एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च किया है ताकि शिक्षण संस्थान पूरी तरह तंबाकू फ्री जो है वो यहाँ पर बन सके। तो ये जो एप्लीकेशन है ये थोड़ा सा चर्चा में यहाँ पर है। और 31 मई को वर्ल्ड टबैको डे जो है ये मनाया जाता है। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो इसका कस्टोडियन है, वो इस डे को सेलिब्रेट करता है। और तंबाकू फ्री एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो इस बार की नई यहाँ पर पहल है। आपको बताना चाहूँगा कि भारत सरकार का एक कदम है कि वो 2000 से ज़्यादा जो टबैको के जो सेंटर्स हैं मतलब कि नशा मुक्ति केंद्र तो उनको यहाँ पर खोल रही है ताकि ऐसे लोग जिसको तंबाकू का एडिक्शन लगा है वो लोग जाकर अपना इलाज वहाँ पर करा सकें। और ये भी नियम है कि स्कूल के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की जो बिक्री है वो बिल्कुल पूर्ण रूप से जो है वो यहाँ पर मना है। Shriram General Insurance has recently partnered with which financial institution for the distribution of its प्रोडक्ट। तो अभी श्रीराम जनरल इंश्योरेंस ने किस के साथ मिलकर जो है काम करने का एक फ़ैसला किया है, तो आपको कहेंगे कि इसको एक कॉरपोरेट एजेंसी पार्टनरशिप ये भी कहा जा रहा है। तो अभी इन्होंने पिरामल फाइनेंस जो है इसके साथ मिलकर काम करने का फ़ैसला इन्होंने लिया है। अब इसका फ़ायदा ये है कि अब पिरामल फाइनेंस के पास जितने भी ब्रांच हैं और जो कस्टमर्स हैं उन तक जो है इंश्योरेंस की सुविधा जो है वो आसानी से यहाँ पर पहुँच सकेगी। तो खासकर जो छोटे और जो गाँव हैं तो उन लोगों को हेल्थ और मोटर और प्रॉपर्टी इंश्योरेंस खरीदना जो है वो काफ़ी ज़्यादा इजी वहाँ पर हो जाएगा। वेयर वॉज द 4th एडिशन ऑफ इंडिया कनेक्ट ऑर्गेनाइज। तो आपसे यहाँ पर कहा गया है कि इंडिया कनेक्ट का जो 4th एडिशन है वो कहाँ पर आयोजित किया गया। तो आपको बताना चाहूँगा ये जो है टोक्यो में आयोजित किया गया और भारत के दूतावास और साथ में जो सुमितोमो रियल्टी हैं उन्होंने मिलकर जो है वो इसको किया है। तो ये जो एम्बेसी ऑफ इंडिया इन टोक्यो है इन कोलैबोरेशन विद द सुमितोमो रियल्टी एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो इन्होंने मिलकर जो है 4th एडिशन ऑफ द इंडिया कनेक्ट इवेंट जो है टोक्यो में ये वहाँ पर आयोजित की। इस बार की जो मुख्य थीम है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये है भारत जापान नेक्स्ट जनरेशन पार्टनरशिप सेलिब्रेटिंग इंडिया जापान नेक्स्ट जनरेशन पार्टनरशिप। मतलब कि दोनों देश साथ मिलकर जो है युवाओं के स्किल और टैलेंट पर जो है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा काम करेंगे। और इसमें जो यामनासी हैं राज्य के वाइस गवर्नर वो भी यहाँ पर अवेलेबल थे। ये हैं वाइस गवर्नर ऑफ यामनासी प्रीफेक्चर, तो ये वहाँ पर थे। उन्होंने बताया कि अगस्त 2026 में जापान एक बिजनेस टीम जो है वो उत्तर प्रदेश में एक डेलीगेशन जो है वो उत्तर प्रदेश में यहाँ पर भेजेगा जिससे दोनों देशों के बीच में व्यापार बढ़ेगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अपकमिंग अगस्त 2026 में जो ये इंडिया कनेक्ट के माध्यम से भारत के कौन से राज्य में जापान की टीम आएगी, तो आप बता सकते हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर रहेंगे।
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द सिविल एविएशन अथॉरिटी ऑफ द नेपाल, CAAN। तो नेपाल सरकार ने अभी रिसेंट में जो मुकेश डंगोल हैं, इनको सिविल एविएशन अथॉरिटी ऑफ नेपाल का नया महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल जो है वो यहाँ पर नियुक्त किया है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, अपॉइंटमेंट के लिहाज से जो है ये क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा। सिविल एविएशन अथॉरिटी ऑफ नेपाल, तो इनका नाम है मुकेश दंगाल। तो इनका यही लक्ष्य है कि नेपाल के एयरपोर्ट्स और जो उड़ानें हैं वो अंतर्राष्ट्रीय नियमों के हिसाब से सुरक्षित रहें, ताकि पूरी दुनिया से नेपाल का संपर्क बिना किसी डर के बना रहे। अब आप देखिएगा कि कभी भी अगर कोई एक एयरपोर्ट में थोड़ा सा ग्लिच है, अगर नेपाल में सपोज कर लो कि कोई प्लेन आया और वहाँ पर एनी हाउ कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ अगर हो जाती हैं, तो अल्टीमेटली कोई भी दुनिया का कोना जो है वो बिल्कुल भी सेफ़ वहाँ पर नहीं है। तो इसी वजह से आपने पता होगा ना कि नेपाल से एक बार जो है कांधार हाईजैक और आपने ऐसी इवेंट देखी होंगी जिसमें जो टेररिस्ट वगैरह हैं वो अलग अलग जगह पर जाकर चले गए थे। तो इसी वजह से जो है एक ट्रस्ट है वो यहाँ पर बने, और इसके लिए जो है सेफली ग्लोबल एविएशन नेटवर्क बना रहे हैं। इसके लिए जो है इन्होंने लगातार काम करना इनको है, और मुकेश दंगल को नया CAAN बनाया गया, सिविल एविएशन अथॉरिटी ऑफ नेपाल। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे कहा गया है कि व्हाट इज़ द रिकॉर्ड नेट डॉलर सेल मेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन द स्पॉट फॉरेक्स मार्केट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2025-26। तो आपसे यहाँ पर कहा गया है कि जो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 है, इसमें RBI ने पिछले 15 सालों में सबसे बड़ा जो करेंसी डिफेंस ऑपरेशन है वो यहाँ पर किया है। तो आपसे पूछा गया है कि इसमें क्या हुआ है कि RBI जो है उसने बाज़ार में बहुत सारे डॉलर्स बेचे हैं, ताकि रुपए की गिरती कीमत जो है उसको यहाँ पर संभाला जा सके। तो यहाँ पर 53.13 बिलियन के डॉलर जो है वो यहाँ पर बेचे गए, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड भी है। और ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि रुपया करीब 9.9% तक जो है वो कमज़ोर यहाँ पर हो गया था। इसके पीछे का जो मुख्य कारण था कि जो विदेशी निवेशक हैं इनका पैसा निकाल कर ले जाना, कच्चे तेल की जो कीमतें हैं और दुनिया में चल रहे तनाव, खासकर जो वेस्ट एशिया वहाँ पर बहुत मेजर कॉन्फ्लिक्ट है। तो अभी जो है RBI ने एक बड़ा डिसीजन यहाँ पर लिया। रुपए की गिरावट लगभग आपने देखा कि 9.9% तक जो है ये यहाँ पर रही, और इसमें जो है इन्होंने ये किया है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा भी जा सकता है कि मतलब भारतीय रुपए को बहुत ज़्यादा अत्यधिक दबाव ना पड़े, तो इससे बचाने के लिए RBI ने अपने इतिहास का सबसे बड़ा जो है डिसीजन लिया। और ये हुआ क्यों? क्योंकि रुपए में 9.9% की बढ़ी गिरावट देखी गई। तो इसके रोकने के लिए RBI ने क्या किया, 53.13 बिलियन के जो है डॉलर यहाँ पर बेचे। साथ ही RBI ने ये भी किया कि जो फॉरवर्ड मार्केट है उसमें अपनी एक्टिविटी थोड़ी बढ़ा दी है, ताकि जो हमारी डोमेस्टिक मार्केट है उसमें रुपए की जो है एक लिक्विडिटी फ्लो जो है वो यहाँ पर बनी रहे, और जो एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो भी यहाँ पर बनी रहे। द स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट विल मेनली कवर बॉर्डर्स विद विच कंट्रीज। तो आपसे कहा गया है कि जो स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट है वो बेसिकली कवर करेगा किस किस कंट्रीज़ को। तो आपको बताना चाहूँगा कि जो गृह मंत्री अमित शाह हैं, तो इन्होंने क्या किया कि स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट का इन्होंने ऐलान किया। इसका मकसद यही है कि भारत की पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगी लगभग 6000 किलोमीटर लंबी सीमा जो है इसको सुरक्षित यहाँ पर बनाना। तो इसके लिए ही जो ये स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट है ये यहाँ पर किया गया है। ओके, अब इसमें खास ये होगा कि जवान केवल पेट्रोलिंग नहीं करेंगे, बल्कि इसमें ड्रोन्स, रडार और स्मार्ट कैमरा का इस्तेमाल करके हर सेकंड की जो है वो यहाँ पर निगरानी की जाएगी, और इसे अगले 12 महीनों में जो है वो पूरा करने का लक्ष्य है। तो इस वजह से जो है ये प्रोजेक्ट जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पर है, और 12 महीने के समय के अंदर जो है इस प्रोजेक्ट को, आपको पता होगा कि BSF का जो 60वां स्थापना दिवस है उसके साथ जुड़कर देश की सुरक्षा को एक नई जो है ऊंचाइयों तक पहुँचाने में यहाँ पर मदद मिलेगी। According to the IATA data, what was the decline in global air passenger demand in April 2026? तो आपसे यहाँ पर कहा गया है कि अप्रैल 2026 में जो आपका ग्लोबल एयर ट्रैफिक है तो उसमें जो है कितनी गिरावट आई है। तो 3.4% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। इसका मुख्य कारण यही है कि जो मिडिल ईस्ट है तो इसमें जो तनाव चल रहा है, तो इसकी वजह से जो एविएशन ऑपरेशंस में
बहुत सारे जो बाधाएं हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, और जो ईंधन है इसकी कीमतें बढ़ रही हैं लगातार, और लंबी उड़ानों के चलते जो एयरलाइंस का खर्चा है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो इससे कई रूटों की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, वो यहाँ पर कम कर दी गई है। तो जो ऑपरेशनल स्ट्रेन, फ्यूल क्राइसिस और कैपेसिटी कट्स हैं वो सब यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब ये भी कहा जा रहा है कि लगभग जो है यहाँ पर आप देखें दुनिया के बाकी हिस्सों में जो हवाई यात्रा की जो मांग है उसमें 1.2% की जो वृद्धि वो भी देखी गई, वो इसकी बहुत ज़्यादा गंभीरता को यहाँ पर दिखाता भी है। टू विच टू लॉर्ड बुद्धास chief disciplines do the sacred relics being sent from the सांची स्तूपा टू मंगोलिया। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहले मैं आपको थोड़ा सा इसको समझाना चाहूँगा। एक्चुअली क्या है कि भगवान बुद्ध के दो सबसे जो प्रमुख शिष्य हैं, तो इनके जो अवशेष हैं वो भारत से मंगोलिया भेजे जा रहे हैं। तो इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। हुआ ये है कि जो भगवान बुद्ध के दो प्रमुख शिष्य थे, अरहंत सरीपुत्र और अरहंत मोदगलायन, तो इनके जो रिलिक्स हैं, जो अवशेष हैं, वो सांची स्तूप से मंगोलिया की राजधानी जहाँ पर उलान बटोर है वहाँ पर ये लाए जा रहे हैं। तो ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट रहेगा, सरीपुत्र एंड द मोदलियाना। ठीक है, तो ये जो नाम है वो यहाँ पर जरूरी है। ये जो दो इनके शिष्य हैं इनका नाम है सरीपुत्र और मोदगलायन। ठीक है, तो हो क्या रहा है कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं इन्होंने इसकी घोषणा जो है अक्टूबर 2025 में ही जो मंगोलिया के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान जो है वो इन्होंने कर दी, जब वो आए हुए थे। तो ये जो अवशेष हैं वो 1 जून से 10 जून 2026 तक जो मंगोलिया के गार्डेन मठ है तो वहाँ पर ये रखे जाएंगे। तो ये इनकी जो मोनेस्ट्री है ये है गांडेन मोनेस्ट्री। तो यहाँ पर जो है इसको रखा जाएगा ताकि लोग वहाँ जाकर दर्शन कर सकें, और इन्हें ले जाने के लिए भारतीय वायुसेना का एक विशेष जो विमान है वो यहाँ पर इस्तेमाल में लाया जाएगा और उनको वहाँ पर भेजा जाएगा। एक्चुअली क्या है कि भारत और मंगोलिया के बीच में जो स्पिरिचुअल रिलेशंस हैं उनको बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पर लाया जा रहा है। तो इसमें अरहंत सरीपुत्र और जो मोदगलायन है, इनके जो दोनों शिष्य थे, तो इनके जो अवशेष हैं इनको सांची स्तूप से मंगोलिया भेजा जा रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ इम्पोर्टेंट रहेगा। और ये जो पहल है केवल भारत की बौद्ध विरासत को दुनिया तक पहुँचाती है, बल्कि भारत और मंगोलिया के बीच में एक ऐतिहासिक और जो सांस्कृतिक रिश्ता है उसको भी यहाँ पर बनाए रखती है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। ओके, और अगर थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करें तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जा सकता है, जो अरहंत सरीपुत्र और मोदगलायन है इसके अवशेष मूल रूप से कहाँ रखे गए थे? तो इसका उत्तर आपको देना है कि जो वैशाली है, जिसे बाद में सम्राट अशोक ने सांची में स्थानांतरित कर दिया था। ठीक है, तो पहले ये वैशाली में थे। With which company has the Odisha government recently signed an MOU for semiconductor substrate manufacturing? तो आपसे यहाँ पर कहा गया कि उड़ीसा सरकार ने अभी रिसेंट में क्या किया है कि जो इंटेल और जो 3D ग्लास है, तो इस सॉल्यूशंस के लिए इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं 3DGS। तो ये क्या है? बेसिकली 3D ग्लास है। तो इंटेल और 3D ग्लास के साथ में एक बहुत बड़ा MOU साइन किया है। इसका मेन मकसद ये है कि जो भुवनेश्वर खुर्दा इलाके हैं तो वहाँ पर एडवांस पैकेजिंग ग्लास कोर्स जो सबस्ट्रेट है बनाने वाली एक फैक्ट्री जो लगाई जा सके। तो ये जो है क्या होगा यहाँ पर कि जो चिप्स और सेमीकंडक्टर बनाने में जो है इसका इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग जो फैसिलिटी है वो किस लिए होगी? चिप्स एंड सेमीकंडक्टर के लिए। ठीक है, और इसमें जो इन्वेस्टमेंट है इस प्रोजेक्ट में लगभग $3.3 बिलियन, इसको हम कह सकते हैं 27,000 करोड़ से ज़्यादा का निवेश जो है वो यहाँ पर होगा। इससे करीब हम ऐसा कह सकते हैं कि लगभग 1800 लोगों को डायरेक्टली जॉब यहाँ पर मिलेगी। तो उस पर्पज़ से जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रह जाता है। ठीक है, तो कंपनी कौन सी? इंटेल और 3D ग्लास है, और जो स्टेट है वो है उड़ीसा। तो यहाँ पर जो भुवनेश्वर खुर्दा क्षेत्र है वहाँ पर हो रहा है, और इन्वेस्टमेंट काफ़ी बड़ा है। तो ये $3.3 बिलियन का जो ये है बजट है वो यहाँ पर है, और 5 से 6 साल अलग अलग चरणों में जो है ये होगा। और जो सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन है इसको जो है आगे बढ़ाया जाएगा, और जो स्किल डेवलपमेंट है वो भी यहाँ पर होगा। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि केरल के नए मंत्रिमंडल में जो AI और जो IT विभाग है इसकी जिम्मेदारी किसको यहाँ पर दी गई? तो केरल जो है वो भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के लिए एक अलग से AI मिनिस्ट्री बनाई है। और अभी आपने देखा कि जो नई सरकार बनी UDF, तो उसके बाद जो मुख्यमंत्री वहाँ के BD सतीशन, तो उन्होंने जो है ये नया पद बनाया, और वरिष्ठ नेता PK
कुनाला किट्टी, तो ये जो है पीके कुनाला किट्टी, इनको जो है इसका मंत्री बनाया गया है। तो इस मंत्रालय का मेन काम ये नहीं कि सिर्फ एआई लाना है, बल्कि ये भी देखना है कि एआई का जो इस्तेमाल है वो किस तरीके से जो गवर्नमेंट वर्क्स हैं, हेल्थ, खेती, ट्रैफिक जैसी जगह पर बेहतर तरीके से किया जा रहा है। तो मतलब पूरी तरीके से केरला आपको पता है काफ़ी शिक्षित जो है राज्य भी है, यहाँ का जो लिटरेसी रेशियो है वो बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पर जो है अब नए लीडर जो एआई मिनिस्ट्री को संभालेंगे उनका अपॉइंटमेंट हो चुका है, यह है पीके कुनाला-कुट्टी, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से जो भारत के अलग अलग डिपार्टमेंट है तो उसमें इसका इस्तेमाल भी हो और ये नई ऊंचाइयों तक पहुँचे, इसलिए जो है ऐसा यहाँ पर किया गया है, ठीक है। अब एआई आपने देखा कि हर जगह आ रहा है, लोगों की जो ज़िंदगी है उसको आसान बनाना यही मेन जो है काम है। और जो एआई है तो इसके आने से रोज़गार पर भी पड़ने वाले असर को संभालने के लिए, युवाओं को नई तकनीकी तैयार करने के लिए री स्किलिंग जो है उसके लिए भी यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। तो ये चीज़ भी काफ़ी ज़रूरी यहाँ पर रहेगी। तो री स्किलिंग जो प्रोग्राम्स हैं वो कहीं ना कहीं पर जो लेबर ट्रांजेक्शन्स हैं तो इनको मैनेज करेंगे, ओके। मैरीटाइम रिफॉर्म उत्सव मार्क्स हाउ मेनी ईयर्स ऑफ द रिफॉर्म्स इन इंडियाज मैरीटाइम सेक्टर। तो आपसे कहा गया है कि जो पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल जी, तो इन्होंने मैरीटाइम रिफॉर्म उत्सव जो है इसका एक रोड मैप जारी कर दिया गया है। अब होगा क्या कि पिछले 12 सालों में जो भारत के बंदरगाह और जो समुद्री व्यापार हैं तो उसमें एक बड़ा बदलाव आया हुआ है, ठीक है। तो कितने साल में रिफॉर्म हुआ है, तो 12 सालों में हुआ है। तो भारत को आपको पता होगा कि जो विकसित भारत 2047 बनाने के सपने के साथ जो आगे बढ़ रहा है, तो इसमें पोर्ट्स, शिपिंग्स और जो रिवर्स हैं इनके जरिए व्यापार, जो इनलैंड वाटरवेज हैं और भी तेज़ और आधुनिक यहाँ पर बनाना। तो मैरीटाइम रिफॉर्म उत्सव जो है उसकी यहाँ पर बात की गई है और इसका उद्देश्य यही कि पिछले 12 सालों के दौरान जो समुद्री सुधार हैं तो इनके लिए जो है एक सेलिब्रेशन यहाँ पर किया जा रहा है, ठीक है। 12 ईयर्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म्स, ठीक है। तो इसका नाम है मैरीटाइम रिफॉर्म उत्सव और ये मिनिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। तो ये जो है आप यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में देख सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा भी जा सकता है कि कौन इस पार्टिकुलर मिनिस्ट्री को हैंडल यहाँ पर कर रहे हैं। मार्को रूबियो, इन्होंने हाल ही में किस वीज़ा नीति में बदलाव की घोषणा की। आपको पता होगा कि मार्को रूबियो ये यूएस सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट हैं। तो ये अभी मई 2026 में भारत में अपनी यात्रा के दौरान आए और जो अमेरिकी फ़र्स्ट वीज़ा स्केड्यूल है तो इसका इन्होंने जाकर यहाँ पर इनॉग्रेशन यहाँ पर किया है। और जो अमेरिका फ़र्स्ट वीज़ा पॉलिसी है तो इसमें क्या हुआ है कि जो दिल्ली में अमेरिकी दूतावास है तो इसके सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग के उद्घाटन के दौरान जो है ये घोषणा जो है वो की गई। तो इसमें क्या होगा, प्राथमिकता मिल रही है बेसिकली, ये जो वीज़ा है वो उन बिजनेस पेशावरों जो बिजनेस प्रोफेशनल्स हैं उनको प्राथमिकता देने पर फोकस है जो भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने में जो है वो मदद करते हैं। तो इसका उद्देश्य यही है कि इस बदलाव से क्या होगा कि जो वीज़ा प्रोसेसिंग है इसको बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज और तेज़ और सटीक बनाना होगा। अमेरिका जो है वो नेशनल जो बोलते हैं नेशनल इंटरेस्ट और जो सिक्योरिटी इसको मौजूद करने के लिए जो है ये एक स्ट्रेटजिक जो है पॉइंट यहाँ पर क्रिएट कर रहा है। और इन्होंने क्लियरली ये बात बोल दी है कि जो H1B और F1 है और J1 वीज़ा है तो इसमें बदलाव जो है वो किसी एक देश से भारत को निशाना बनाकर नहीं किए गए, ये हम सभी के साथ जो है हमने यहाँ पर किए हैं, ठीक है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा विमोचित ऑपरेशन सिंदूर पुस्तक में कितने सैनिकों के व्यक्तिगत अनुभव और साक्ष्य है वो यहाँ पर शामिल किए गए। तो आपको पता होगा कि हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर एक बुक जो है वो यहाँ पर जारी की, कॉमेमोरेटिव वॉल्यूम। तो ये जो ऑपरेशन पिछले साल आपने देखा था वो हुआ था, तो इसमें एक बहुत बड़ी सफलता हमारी है और हमारी सेना ने पाकिस्तान के 100 किलोमीटर अंदर जाकर बहुत ही प्रिसीजन स्ट्राइक्स की है। तो इसमें जो है हमारे 100 बहादुर सैनिक और अधिकारियों की आप बीती लिखी है जिन्होंने इस मिशन को अंजाम यहाँ पर दिया था। तो ये कई मायनों में बहुत ज़रूरी है और ये जो ऑपरेशन सिंदूर की किताब हमारे 100 सैनिक जवानों की जो कहानी है वो यहाँ पर बयां करती है, क्योंकि हम 100 किलोमीटर अंदर जाकर हमने बहुत ही प्रिसीजन स्ट्राइक यहाँ पर की थी। तो ये जो 100 का माइलस्टोन है ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। In which institute have researchers recently developed a light powered nano
कैटलिस्ट। आपसे कहा गया है कि अभी जो है कौन से शोधकर्ताओं ने हाल ही में किस संस्थान में लाइट पावर्ड नैनो कैटलिस्ट जो है ये विकसित किया है। तो मोहाली की जो इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है INST, तो इसके जो वैज्ञानिक है इन्होंने एक लाइट पावर्ड नैनो कैटलिस्ट जो है बनाया है। अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका मतलब ये है कि अब केमिकल और दवाइयाँ बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही जो जहरीले सॉल्वेंट्स हैं इसका इस्तेमाल होगा। ये तकनीकी जो है लाइट का उपयोग जो है वो यहाँ पर हम करेंगे, तो ना सिर्फ काम को तेज करेंगे बल्कि पर्यावरण को भी हम नुकसान पहुँचाने से बचाएंगे, क्योंकि जो है ये पानी का उपयोग करके भी केमिकल रिएक्शन यहाँ पर कर सकता है। ठीक है, तो ये किसी भी तरीके से पर्यावरण को नुकसान भी नहीं पहुंचाता, क्योंकि जो है पानी का हम उपयोग करके भी केमिकल रिएक्शन जो है वो कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रहेगी और अभी क्वेश्चन अलग अलग फॉर्मेट में पूछा जा सकता है, तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। जैसे कि गोल्ड और पैलेडियम का उपयोग इस प्रक्रिया में क्यों किया गया है, तो गोल्ड जो है वो प्रकाश सोखने के लिए होता है और जो पैलेडियम है वो प्रक्रिया को तेज करता है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रहेंगी, तो गोल्ड है और आपका जो है पैलेडियम है, तो इनका चीज़ जो है आप यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिएगा। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन लास्ट टाइम जो मैंने पूछे थे ये उसके आंसर्स हैं, आप लोग एक बार मैच कर सकते हैं। जिन्होंने सही आंसर दिया वेरी गुड, और ये हैं आज के 5 सवाल, इसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और एक भी क्वेश्चन आता है तो ट्राई जरूर करिएगा, और आपको डेली वीकली मंथली सारी PDF हमारे करंट अफेयर्स फंडा के एप्लीकेशन में मिल जाएंगी, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच गाइस, हम आगे फिर मिलेंगे, और कोई भी डाउट है तो 8448169188 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अभी जल्दी ही वीकली PDF आपको सारी मिल जाएंगी ऐप में, तो परेशान मत होइएगा। हर वीक की PDF बहुत ही शानदार तरीके से हमारी टीम प्रिपेयर कर रही है, और आने वाले दिनों में आपको सब कुछ स्मूथली देखने को मिलेगा। थैंक यू वेरी मच गाइस, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।